ब्रेन इकाइस कल की तैयारी आज से। नमस्कार दोस्तों, ब्रेनियक आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निखिल दुबे और जैसा हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज चल रही थी, हमने अभी तक वेरियस फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख लिए थे, बोरोड फीचर्स और अदर फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के हमने देख लिए थे। अब लास्ट फीचर देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, डेट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या है? फेडरलिज्म ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें दो स्तर पे, दो लेवल पे पावर डिवाइडेड है। एक लेवल यूनियन और दूसरा स्टेट। तो इन दोनों के बीच में जो डिवीजन ऑफ पावर का कंसेप्ट है उसको ही हम बोलते हैं फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच powers have been divided between the center and its constituent parts such as state और provinces। मतलब सेंटर और उसकी स्टेट या प्रोविंसेस के बीच में पावर का डिवीजन बोलते हैं फेडरलिज्म। और ये फेडरलिज्म एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जिससे दो लेवल की या दो तरह की गवर्नमेंट को एक साथ एकोमोडेट किया जा सके। मतलब सेंटर पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे देश में एक गवर्नमेंट होती है जिसपे सेंटर कंट्रोल होता है, जिसपे मतलब अलग अलग देशों का फेडरलिज्म अलग अलग तरीके का रहता है। बट मेनली जो डिफेंस और ये सब जो इंटरनेशनली इंपोर्टेंट पावर्स हैं वो सेंटर के पास लाया करती हैं, और स्टेट पे जो लोकल पावर्स हैं इट इज शेयर्ड बिटवीन द स्टेट्स। So federalism is an institutional mechanism to accommodate two sets of politics, one at central or national level and the second at the regional or provincial level। और जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये एग्जांपल है परफेक्ट फेडरेशंस का। और ये फेडरलिज्म का कंसेप्ट यूएसए से ही लिया है और यूएसए में ही ओरिजिनेट हुआ है, हम एक तरीके से कह सकते हैं। तो यूएसए एक परफेक्ट फेडरलिज्म का एग्जांपल है। बट भारत के केस में हम नहीं बोल सकते कि हम यूएसए जितने फेडरल हैं। तो अब देखते हैं वेरियस फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या ऐसे मतलब फीचर्स हैं जो होने चाहिए कोई भी देश को फेडरल कहलाने पे। पहला तो डुअल गवर्नमेंट होना चाहिए, एक सेंटर लेवल पे और दूसरा स्टेट या प्रोविंशियल लेवल पे। तो सबसे पहला फीचर है दो तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए, डुअल गवर्नमेंट। दूसरा है कि इन दोनों गवर्नमेंट के बीच में जो पावर है वो डिवीजन होना चाहिए, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो भारत भी एक तरीका का फेडरलिज्म का एग्जांपल है। सो आर्टिकल 245 246 जिसमें पावर डिवीजन है सेंटर और स्टेट्स के बीच में। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 7 है जिसमें 3 लिस्ट प्रोवाइडेड हैं, और इन तीनों लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग लेवल के गवर्नमेंट के अंतर्गत क्या क्या आएगा। सो लिस्ट 1 रिलेटेड टू यूनियन लॉज, जिसपे ऐसे सब्जेक्ट मेंशन है जिसमें यूनियन लॉ बना सकता है। लिस्ट 2 है स्टेट लिस्ट, जिसपे स्टेट लॉ बना सकता है। और लिस्ट 3 है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन मेक द लॉस ऑन कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट्स। और जो फेडरलिज्म है, कोई भी फेडरलिज्म में जो संविधान होना चाहिए या कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इट शुड बी रिटन। और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होना चाहिए, ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन इजीली अमेंडेबल हो। सो देयर शुड बी अ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आप पावर डिवीजन कर सकते हैं और एक तरीके से स्पेसिफाई होगा कि किस लेवल पे क्या पावर होंगे। अगर इजीली अमेंडेबल होगा तो सेंटर उसको अमेंड करके अपने अंदर पावर कंसंट्रेट कर सकता है, और जो स्टेट है उसके जो पावर्स हैं उनको एब्रोगेट कर सकता है या उनसे बाईपास करके खुद के अंतर्गत रख सकता है। तो आपको पता है पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। सो फॉर फेडरलिज्म एसेंशियल फीचर इज देयर शुड बी अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये नहीं है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, जैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है जबकि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। तो अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है तो पार्लियामेंट जो भी लॉस बनाएगी वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर रखा जाएगा। तो पार्लियामेंट जो डिवीजन ऑफ पावर है उसको भी चेंज कर सकता है। तो ऐसा ना हो, तो इसलिए देयर शुड बी अ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन फेडरलिज्म। और चौथा है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होना चाहिए, इजीली जो अमेंडेबल नहीं होना चाहिए, इजीली अमेंडेबल नहीं होना चाहिए। और पांचवा है देयर शुड बी इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो डिस्प्यूट्स को डिसाइड करे बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। मतलब अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होगा तो वो एक गवर्नमेंट को फेवर करेगा। तो प्रॉपर फेडरलिज्म के लिए जो जुडिशरी का रोल है वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देयर शुड बी इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सो दैट जुडिशरी कैन डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स इन एन इम्पार्शियल मैनर। तो ये कुछ फीचर्स हैं फेडरलिज्म के। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर केसी वियर।
उनका कहना है कि जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल नहीं है, इट इज क्वासी फेडरल। उसको फेडरल कहना सही नहीं रहेगा, उसको हम क्वासी फेडरल कह सकते हैं, क्योंकि जैसा अमेरिका है इसमें यूनियन लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है प्रॉपर, और जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो यूनियन और स्टेट एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता। बट इंडिया में मतलब कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो यूनिटरी हैं, जिसकी वजह से जो सेंटर है जो स्टेट्स के भी मतलब मैटर्स में इंटरफेयर कर सकता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज क्वाजी फेडरल इन नेचर, नॉट फेडरल लाइक अमेरिका, या अमेरिका की तरह रिजिड फेडरलिज्म नहीं है भारत में। सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केसी वियर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाजी फेडरल एस इन अमेरिका यूनियन लिस्ट, जिसमें सब्जेक्ट्स होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के। यूनियन लिस्ट के अलावा जो फेडरल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स के अलावा जो भी रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स है वो स्टेट्स के पास होते हैं, जबकि भारत में जो रेसिडुअरी पावर है वो सेंटर के पास है। इस कुछ रीजन की वजह से प्रोफेसर केसी वियर ने भारत के संविधान को क्वाजी फेडरल कहा है। तो अब जानते हैं कि भारत के संविधान में ऐसे कौन से फीचर हैं जो यूनिटरी हैं। पहला, जो यूनियन के पास सब्जेक्ट्स हैं वो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू स्टेट्स, तो जो पावर है फाइनेंशियल पावर भी यूनियन के पास ज्यादा है। और जो स्टेट्स हैं दे आर डिस्ट्रक्टिबल बाय द सेंटर, मतलब आर्टिकल 3 बोलता है कि पार्लियामेंट कैन चेंज द नेम एरिया ऑफ बाउंड्री ऑफ अ स्टेट इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट। तो आर्टिकल 3 यूनियन को पावर देता है कि वो स्टेट को तोड़ सकता है या एक स्टेट को दूसरी स्टेट से जोड़ सकता है। So states are destructible by the center. This is also a unitary features of the constitution. अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट यूनियन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है या कुछ भी इन दोनों के बीच में आपसी तालमेल नहीं है, तो स्टेट को तोड़ के दूसरी स्टेट में मिला सकता है, स्टेट को डिस्ट्रक्ट कर सकता है सेंटर। तो दिस इज ऑल्सो अ यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो इमरजेंसी प्रोविजन है आर्टिकल 352 के अंदर, नेशनल इमरजेंसी हमने लेक्चर्स डाल रखा है इमरजेंसी पे, आप वो देख लें। तो उसमें भी इमरजेंसी के टाइम क्या होता है, जो एंटायर जो फेडरल सेटअप है वो यूनिटरी बन जाता है, जो पावर ऑफ डिवीजन सीजेस टू ऑपरेट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, और जो सेंटर है वो ऑल पावरफुल हो जाता है और सारी पावर अपने अंदर एकोमोडेट कर लेता है, अपने अंदर कर लेता है, और स्टेट के पास कोई पावर नहीं रह जाती ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। इसीलिए कहा जाता है कि ये भी एक यूनिटरी फीचर है। और चौथा, यूनियन हैज ग्रेटर फाइनेंशियल पावर एज कंपेयर टू स्टेट्स, और अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए स्टेट्स यूनियन पे यूजुअली रिलाय रहती हैं, और स्टेट्स के पास जो फाइनेंशियल पावर है, टैक्स वगैरह की पावर है, वो काफी ज्यादा कम रहती हैं। और पांचवा यूनिटरी फीचर है कि पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट्स पे भी लॉ बना सकता है इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। जैसे आर्टिकल 249 में अगर राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करे स्पेशल मेजोरिटी से, तो भी पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक लॉस ऑन स्टेट सब्जेक्ट, या दो से अधिक स्टेट रेजोल्यूशन पास करें, सेंटर को अप्रोच करें कि आप जो स्टेट सब्जेक्ट है उन पे लॉ बनाएं, उनके बेसिस पे स्टेट्स ने जो वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स वगैरह ये सेटअप किया है। तो पार्लियामेंट कैन मेक लॉस ऑन स्टेट सब्जेक्ट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। दिस इज आल्सो अ यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और छठवां यूनिटरी फीचर है कि जो गवर्नर है वो सेंटर अपॉइंट करता है अंडर आर्टिकल 155, और जो गवर्नर है वो एक तरीके का सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव होता है इन स्टेट। तो इसकी वजह से जो सेंटर है वो स्टेट को काफी हद तक कंट्रोल कर सकता है, ऐसा भी मानना है लोगों का। सो दिस इज आल्सो अ यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो मैंने आपको बताया अंडर आर्टिकल 248 रेसिडुअरी पावर ऑफ लॉ मेकिंग बिलोंग्स टू पार्लियामेंट, जबकि यूएसए में ये किसके पास होती है, ये होती है स्टेट्स के पास इन यूएसए। तो दिस इज आल्सो अनदर फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी भी है। तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ना तो फेडरल है ना ही यूनिटरी है, ये दोनों का मिक्सअप है कि अलग अलग सर्कमस्टांसेस पे अलग तरीके से एक्ट करें। जैसे इमरजेंसी आ गई तो ये यूनिटरी बन सकता है, क्योंकि स्टेट जो बाहरी खतरा है उसके साथ डील नहीं कर सकता, उसके लिए सेंटर चाहिए पावरफुल। इसलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है, एक तरीके से हर सिचुएशन में एकोमोडेट हो सके। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने काफी ब्रॉड माइंडसेट रखा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त की, हर एक परिस्थिति को एनकम्पास करने की कोशिश की थी इस संविधान में। अब जानते हैं कि ये फेडरलिज्म के बेनिफिट क्या क्या हैं। पहले, जो प्लूरल सोसाइटी है, मतलब अलग अलग डाइवर्सिटी है, जैसे भारत में हर रीजन में अलग अलग तरीके के लोग हैं, लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं, रिलीजन डिफरेंट हैं, एथनिसिटी डिफरेंट है। तो प्लूरल सोसाइटी में जो फेडरलिज्म है वो काफी सुटेबल है, क्योंकि जो फेडरलिज्म के साथ जो मल्टीपल कल्चर, मल्टीपल लैंग्वेजेस को एक साथ अकोमोडेट कर देगा,
क्योंकि स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, सेंटर के अलग, तो ये सब मिलकर जब लॉ मेकिंग करेंगे तो लॉ मेकिंग काफी अच्छी होगी। सो फेडरेशंस आर मोर सुटेबल टू प्लूरल सोसाइटी विद मल्टीपल कल्चर्स एंड मल्टीपल लैंग्वेजेस। और जो फेडरलिज्म है ये प्रमोट करता है जो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स, जिसकी वजह से जो डेमोक्रेसी है वो भी काफी स्ट्रेंथन होती है। सो फेडरलिज्म प्रमोट्स ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एंड डीपन्स डेमोक्रेसी। और दिस फेडरलिज्म प्रिवेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ पावर, क्योंकि जो पावर है वो सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिवाइड है, तो एक गवर्नमेंट में सारी पावर कंसंट्रेट नहीं होती है। एंड दिस आल्सो स्ट्रेंथन्स द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, क्योंकि अगर स्टेट कुछ गलत करेगा उसको सेंटर चेक करेगा, और सेंटर कुछ गलत करेगा तो स्टेट्स उसका विरोध करेंगे। Therefore, prevention of abuse of power by few. So this is also benefit of federalism or federation. और फेडरेशन अलाउस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। दिस इज ऑल्सो असेंशियल फीचर ऑफ फेडरलिज्म और बेनिफिट ऑफ फेडरलिज्म। जो भारत है उसका फेडरलिज्म कैसा है कि फेडरलिज्म विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। सो फेडरलिज्म विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, जो सेंटर है वो उसको ज्यादा पावर दी गई है। तो ऐसा क्यों है कि भारत में जो सेंटर को ज्यादा पावर दी गई, जबकि यूएसए में जो पावर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंटर को ज्यादा पावर नहीं दी गई है, स्टेट्स का भी मतलब काफी अच्छी पावर है, डिवीजन ऑफ पावर बराबर है दोनों के बीच में, कुछ सब्जेक्ट सेंटर के पास है, बाकी स्टेट्स के पास है, रेसिडुअरी पावर स्टेट्स के पास है। बट भारत के केस में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों कि व्हाई इंडिया चूजेस फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर? क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसमें भी कुछ यूनिटरी बायसेस थे, क्योंकि आपको पता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है इसने एक बेडरॉक कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोवाइड किया है, एक डॉक्यूमेंट है जिसके ही बिना पर काफी फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 था इसमें भी यूनिटरी बायस थे, जिसको भी मद्देनजर रखते हुए जो यूनियन है इसको पावरफुल किया गया है भारत में। और जो सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज थी, जैसे काफी स्टेट्स भारत में जुड़ने को तैयार नहीं थी, उन्होंने कहा हमें इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, जैसे हैदराबाद जिसको पुलिस पोलो ऑपरेशन से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलाया था। तो सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की वजह से भी क्या था कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए जो वेरियस ऑर्गन्स ऑफ स्टेट्स को या पूरे नेशन को एक साथ रखे। सो सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर टू होल्ड द एंटायर नेशन टुगेदर। और अगला रीजन है कि काफी जो इश्यूज हैं जैसे पॉवर्टी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको भी एक यूनिफॉर्म अप्रोच चाहिए थी, क्योंकि जो ब्रिटेन से भारत आजाद हुआ तो भारत में गरीबताई बहुत ज्यादा थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो भी नहीं किया था ब्रिटिशर्स ने, जिसकी वजह से जो भारत ने स्ट्रॉन्ग सेंटर को चुना, जिससे जो एक यूनिफॉर्म अप्रोच होना चाहिए पूरी देश में इन सुविधाओं को या इन प्रोजेक्ट्स को लागू करने के लिए। और भारत को एक्सटर्नल एग्रेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए भी, क्योंकि उस टाइम दंगे हुए थे, पाकिस्तान भारत के खिलाफ था, काफी युद्ध भी हुए थे भारत और पाकिस्तान के इतिहास में, तो इसलिए भी था कि भारत में जो सेंटर है उसको स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। सो टू प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन अ स्ट्रॉन्ग सेंटर वाज नीडेड। इसकी वजह से ही भारत ने एनविसेज किया या कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने एनविसेज द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच हैव स्ट्रॉन्ग सेंटर। सो फ्रेंड्स, दिस इज फेडरलिज्म फॉर यू। अब कल की क्लास से हम प्रीएम्बल वगैरह और अपना कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस आर्टिकल्स को देखेंगे। थैंक यू। आज की सेवा यहीं समाप्त होती है, और आप हमारी लेक्चर सीरीज को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू। दिस इज फ्रॉम बेनियक IAS।